हम सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की उस मशीनरी को क्रैक करने वाले हैं जो खासकर उन लोगों के लिए एक बड़ा टॉपिक है जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब अगली स्लाइड यानी स्लाइड 2 देखते हैं। इसका टॉपिक है क्या और क्यों। ओके, तो यहाँ लेफ्ट में एक बड़ी सी ग्लोइंग पेरेंट सेल है जो डॉटेड लाइन से कनेक्ट होते हुए राइट साइड में छोटी डॉटर सेल्स बना रही है। सही पकड़ा, ये क्या का आंसर है। पेरेंट सेल टूटकर नई डॉटर सेल्स बनाती हैं। और क्यों के 3 रीजंस हैं: ग्रोथ, रिपेयर यानी पुरानी डेड सेल्स को रिप्लेस करना, और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ वाले पॉइंट पर मुझे एक बुनियादी डाउट है। जैसे जब हमारी हाइट बढ़ती है तो क्या हमारी एग्जिस्टिंग सेल का साइज बड़ा होता है? जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, वैसा कुछ? ये बहुत आम डाउट है और यही स्लाइड 2 का एग्जाम अलर्ट भी है। इसे सब मार्क कर लें। बॉडी ग्रोथ इसलिए नहीं होती क्योंकि सेल का साइज बढ़ रहा है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि सेल्स का नंबर या संख्या बढ़ रही है। ओ, यानी गुब्बारे की तरह फूलती नहीं है, नंबर बढ़ती हैं। एकदम। चलो अब इस फैक्ट्री का कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। स्लाइड 3 पर आते हैं। यहाँ थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। बाप रे, ये विजुअल थोड़ा इंटेंस है। लेफ्ट में एकदम नीट, परफेक्टली ऑर्डर्ड ब्लू कलर का ग्रिड है सेल्स का, और राइट साइड में एक बहुत ही क्यूटिक गुस्से वाला रेड मास है जो किसी जाल को तोड़कर बाहर निकल रहा है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट इसीलिए है क्योंकि सेल डिवीजन रैंडमली नहीं होता। ये एक हाईली कंट्रोल्ड और ऑर्डर्ड साइकिल है। ये ब्लू ग्रिड वही कंट्रोल दिखाता है। तो ये रेड वाला मास क्या है? अगर ये सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या ये रेड मास बन जाता है? बिल्कुल। और यही हमारा तीसरा एग्जाम अलर्ट है। अगर सेल का बंटवारा अंधाधुंध या अनकंट्रोल्ड हो जाए तो साइंटिफिकली हम उसे ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। ये रेड मास वही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। वाह, ये सच में खतरनाक है। तो इस कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए कोई प्रॉपर टाइम टेबल या साइकिल होती होगी ना? होती है ना। जी। उसी के लिए तो स्लाइड 4 पर चलते हैं। जी। यहाँ बात होती है सेल साइकिल के 90/10 रूल की। इस 3D ग्लोइंग रिंग चार्ट को देखो, किसी डोनट जैसा है। हाँ, इस रिंग का लगभग पूरा हिस्सा एक मैसिव ब्लू कलर से भरा है और बस एक एकदम छोटा सा स्लाइस है जो ऑरेंज ग्लो कर रहा है। ये बड़ा ब्लू पार्ट क्या है? ये बड़ा ब्लू पार्ट इंटरफेज है, यानी प्रिपरेशन फेज। सेल सबसे ज्यादा टाइम यही बिताती है, और जो छोटा ऑरेंज स्लाइस है वो एम फेज है, जहां एक्चुअल डिवीजन होता है। अच्छा, मतलब अगर मैं इसे अपनी पढ़ाई से रिलेट करूं तो साल भर एग्जाम की तैयारी करना, नोट्स बनाना, वो सब इंटरफेस हो गया। जी। और साल के आखिर में सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम देना इज एम फेज, है ना? अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल यही होता है। और एग्जाम अलर्ट भी यही है। यहाँ डायरेक्ट सवाल आता है कि सेल सबसे ज्यादा लंबा समय कहाँ बिताती है। आंसर डिवीजन नहीं, इंटरफेज होता है। मेक सेंस। एग्जाम की तैयारी सबसे लंबा फेज है, पर इस इंटरफेज में एक्चुअली होता क्या है? उसके लिए हमें स्लाइड 5 पर जूम इन करना पड़ेगा। चलो स्लाइड 5 पर आते हैं। यहाँ 3 ग्लोइंग स्फीयर्स एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, और सेंटर में एक 3D विजुअल है जिसमें एक किताब मैजिकली अपने पन्नों को डुप्लीकेट कर रही है। ये क्या दिखा रहा है? ये 3 स्फीयर्स इंटरफेस के 3 स्टेप्स हैं। पहला G1, जहां सेल साइज बढ़ाती है और आरएनए बनती है। दूसरा S फेज यानी सिंथेसिस। और तीसरा G2, जहां स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और एनर्जी स्टोर होती है। तो ये किताब वाला मेटाफर कहाँ फिट होता है? S फेज में। सही गेस किया। वो किताब डीएनए रेप्लिकेशन दिखा रही है, यानी अपने एग्जैक्ट कॉपी पेजेस ऐड करना। अरे, मुझे S फेज के बगल में एक येलो कलर का VIMP एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, इसको तो हेवीली एम्फसाइज करना जरूरी है। एग्जाम में पूछते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो आंसर है S फेज। और ध्यान रहे, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, बस मटेरियल डबल होता है। यानी किताब एक ही रहेगी, बस उसके अंदर के पन्ने डबल हो जाएंगे। गॉट इट? एग्जैक्टली। तो चलो अब एम फेज यानी एक्चुअल एग्जाम देने चलते हैं। स्लाइड 6 पर आते हैं। ओके, यहाँ एक ग्लोइंग पाथवे 2 अलग-अलग रास्तों में स्प्लिट हो रहा है। एक रास्ता एक ग्लोइंग 3D ह्यूमन बॉडी होलोग्राम की तरफ जा रहा है और दूसरा फ्लोटिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म और एग की तरफ। हाँ देखो, डिवीजन के 2 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, और दूसरा है मियोसिस
यानी अर्धसूत्री विभाजन। इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब अगर मेरी स्किन कट जाए या मेरी बोन्स ग्रो करे तो वहां कौन सा वाला होता है? तुम्हारी स्किन या बोन्स में माइटोसिस होता है, यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स, जिसे हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। मियोसिस सिर्फ गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ओके, तो यहाँ से एक डायरेक्ट मैचिंग वाला एग्जाम अलर्ट मिल गया मुझे। माइटोसिस इक्वल्स सोमैटिक सेल्स और मियोसिस इक्वल्स गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स। दोनों को मिक्स नहीं करना है। एकदम परफेक्ट। चलो अब इस माइटोसिस को थोड़ा और डिटेल में डिकोड करते हैं। स्लाइड 7 पर चलते हैं। इस विजुअल में एक ग्लोइंग नियॉन बॉक्स है जिस पर 2N लिखा है। वो बॉक्स एक लिटरल कॉपी आइकॉन के अंदर से गुजर रहा है और 2 आइडेंटिकल 2N बॉक्सेस बाहर निकल रहे हैं। ये तो लिटरली एक फोटोकॉपी मशीन लग रही है ना? इसे इक्वेशनल या समान डिवीजन कहते हैं। ये एकदम कार्बन कॉपी मशीन की तरह काम करता है। मेरा डाउट ये है कि मतलब पेरेंट और नई डॉटर सेल में सच में कोई डिफरेंस नहीं होता? 0 डिफरेंस। 0%, एकदम जुड़वा। और यही एग्जाम अलर्ट भी है। माइटोसिस के एंड में एग्जैक्टली 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और जेनेटिक मटेरियल 100% कार्बन कॉपी होता है। यानी 2N शुरू में था तो 2N ही एंड में रहेगा। अमेजिंग। पर कॉपी बनती कैसे है? इसके स्टेप्स क्या है? वो हम देखेंगे स्लाइड 8 में। चलो मूव करते हैं। इस स्लाइड पर माइटोसिस के फेजेस हैं। यहाँ 3D ट्रांसलूसेंट सेल्स हैं जो ग्लोइंग पेडिस्टल्स पर रखी हैं। उन पर P और M लिखा है। योर M यानी प्रोफेज और मेटाफेज। सही पकड़ा। प्रोफेज में वो जो डीएनए के उलझे धागे होते हैं ना, वो मोटे होकर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। फिर आता है मेटाफेज, जहां सारे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। इसे देखकर मुझे एक और एनालॉजी याद आ रही है। जैसे रेस शुरू होने से पहले सारे एथलीट्स स्टार्टिंग लाइन पर आकर अलाइन होते हैं, क्या ये वैसा है? एकदम वैसा ही है। और इस स्लाइड पर देखो, मेटाफेज के ठीक ऊपर एक एग्जाम पॉइंट टैग लगा है। हाँ, देखा। तो ये अलाइन होना एग्जाम में आता है। बहुत बार मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स स्ट्रिक्टली बीचों बीच यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, ताकि आगे चलकर एग्जैक्ट हाफ हाफ स्प्लिट हो सके। ये टॉप टियर एग्जाम क्वेश्चन है। ओके, रेस की स्टार्टिंग लाइन मतलब मेटाफेज और इक्वेटोरियल प्लेट, याद रहेगा। अब इस रेस का अगला पार्ट देखते हैं। चलो स्लाइड 9 पर। यहाँ 2 और पेडिस्टल्स हैं, ए और टी, यानी एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ देखो, ग्लोइंग स्पिंडल फाइबर्स किसी रस्सी की तरह एक्ट कर रहे हैं और क्रोमोसोम्स को खींच रहे हैं, और बाद में 2 नई न्यूक्लियाई बन रही हैं। ये एनाफेज वाले फाइबर्स को देखकर तो लग रहा है जैसे सेल के अंदर रस्सा कशी यानी टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक रस्सी उधर खींच रही है, एक रस्सी इधर। सही कहा, टग ऑफ वॉर इज द एग्जैक्ट फीलिंग। और हमारा एग्जाम अलर्ट भी यहीं छिपा है। ध्यान रखना, सिस्टोक्रोमैटिड सिर्फ और सिर्फ एनाफेज में सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स पर खींची जाती हैं। फिर टीलोफेज में रिवर्स प्रोफेज होता है, यानी न्यूक्लियस वापस आ जाता है। तो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई तो बन गए, पर सेल तो फिजिकल रूप से अभी तक स्प्लिट नहीं हुई। वो कब होगा? उस फाइनल स्प्लिट के लिए हमें स्लाइड 10 पर आना होगा। इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अच्छा, यहाँ 2 अलग विजुअल्स हैं। एक काफी सॉफ्ट और स्क्विशी सी एनिमल सेल है जो बीच से ठीक इनवर्ट पिंच हो रही है, और दूसरी एकदम रिजिड ग्लोइंग ग्रीन प्लांट सेल है जिसके ठीक सेंटर में एक सॉलिड दीवार बन रही है। ये दोनों अलग तरीके से क्यों स्प्लिट हो रहे हैं? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है। एनिमल सेल्स सॉफ्ट होती हैं, तो वो क्लीवेज फरो बनाकर पिंच हो सकती हैं। तो प्लांट सेल पिचकती क्यों नहीं है एनिमल सेल की तरह? क्योंकि उसके चारों तरफ एक हार्ड रिजिड सेल वॉल होती है। एक ईंट की दीवार को तुम पिचका थोड़ी सकते हो, इसलिए वहां बीच में एक नई सेल प्लेट बनानी पड़ती है। ओह, समझ गई। एग्जाम अलर्ट यही है ना, वोकैबुलरी टर्म्स मिक्स नहीं करना। बिल्कुल, एनिमल सेल मतलब क्लीवेज फरो और प्लांट सेल मतलब सेल प्लेट। डन। अब गियर शिफ्ट करते हैं और स्लाइड 11 पर चलते हैं। यहां से मियोसिस शुरू। ओके, मायोसिस में क्या हो रहा है? यहाँ एक बड़ा ब्लॉक है जिसमें 2N लिखा है। वो एक ग्लोइंग डिवाइड बाय 2 साइन से गुजर रहा है, और फिर 4 छोटे बॉक्सेस में ब्रांच आउट हो रहा है जिसमें सब पर N लिखा है। इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है, 2N से N। और ये 2 लगातार स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो बेसिकली डबल डिवीजन हो रहा है इसमें। हाँ, और हमारा एग्जाम अलर्ट वही नंबर का गेम है। नाइटोसिस में हमेशा 2 सेल्स बनती हैं, पर मियोसिस के एंड में ऑलवेज 4 डॉटर सेल्स बनती हैं।
हमेशा 4 सेल्स, गॉट इट। पर स्लाइड 12 पर जो मैं देख रही हूँ, वाओ, ये विजुअल बहुत ही स्टनिंग है। 2 ग्लोइंग एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स है, एक पिंक और एक ब्लू, वो एक दूसरे के साथ टैंगल्ड है और जहां वो टच हो रहे हैं वहां लिटरल स्पार्क्स निकल रहे हैं और कलर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ये क्या जादू चल रहा है? इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर का जेनेटिक जादू। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जुड़ते हैं, जिसे टेट्राड कहते हैं, तो वो अपने डीएनए के पीसेस स्वैप कर लेते हैं। वेट एक मिनट, ये डीएनए के पीसेस स्वैप होते हैं? क्या यही रीजन है कि मैं और मेरे भाई बहन एक दूसरे से एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं दिखते, भले ही हमारे पेरेंट्स सेम है? बिंगो, एकदम सही। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जेनेटिक वेरिएशन आता है। पर ये मैजिक एग्जैक्ट सेल साइकिल किस पॉइंट पर होता है? यही तो एग्जाम बॉम्ब है। राइट इट इन बोल्ड लेटर्स। क्रॉसिंग ओवर स्पेसिफिकली मियोसिस के प्रोफेज 1 में ही होता है। मार्क्ड, प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर। अब स्लाइड 13 देखते हैं। यहाँ एक 3D लेजर बीम ठीक एक डबल एक्स शेप्ड क्रोमोसोम के सेंटर से उसको स्लाइस कर रही है और उसे 2 सिंगल आई शेप्ड क्रोमैटिड्स में स्प्लिट कर रही है। यहाँ मेरा एक कॉमन डाउट है। पूछो। अगर मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम्स हाफ हो गए थे, तो मियोसिस 2 की जरूरत ही क्या है? फिर से डिवाइड क्यों करना? बहुत लॉजिकल सवाल है। देखो, मियोसिस 1 ने काउंट तो हाफ कर दिया, पर वो क्रोमोसोम्स अभी भी एस फेज वाले डबल्ड एक्स शेप में हैं। उनका मटेरियल एक्स्ट्रा है। मियोसिस 2 आकर उस एक्स को नॉर्मल आई शेप में काटता है। ओह, तो वो मैकेनिज्म क्लियर हो गया। मियोसिस 2 एक्चुअली एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा ही एक्ट कर रहा है, बस अटैच्ड क्रोमैटिड्स को अलग कर रहा है। ये एकदम राइट। यही एग्जाम ने भी ध्यान रखना है। अब आते हैं स्लाइड 14 पर, अल्टीमेट कंपैरिजन मैट्रिक्स। ये एकदम स्लीक, ग्लोइंग, होलोग्राफिक टेबल जैसी फ्लोटिंग स्क्रीन है। यहाँ रैपिड कंपैरिजन है। माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, सोमैटिक वर्सेस गैमीट, इक्वेशनल वर्सेस रिडक्शन, 2 सेल्स वर्सेस 4 सेल्स। और सबसे बड़ा डिफरेंस, माइटोसिस में कार्बन कॉपी बनती है, यानी नो वेरिएशन, पर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक वेरिएशन होता है। सही। और यही से कोर टेक अवे है एग्जाम अलर्ट के रूप में। अगर क्वेश्चन पूछे ग्रोथ और रिपेयर के बारे में, तो हमेशा माइटोसिस पर टिक करना। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेरिएशन पूछे, तो मियोसिस। परफेक्ट। अब आते हैं हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड 15 पर। ये तो लग रहा है प्योरली फैक्ट से भरी हुई एक चीट शीट है। हर पॉइंट के बगल में ग्लोइंग बुलजाई टारगेट आइकन्स बने हैं। हाँ, ये ग्रैंड फिनाले है। चलो रैपिड फायर रिकैप हो जाए। डन। डीएनए डबलिंग कहा, एस फेज में। इक्वेटोरियल प्लेट अलाइनमेंट, मेटाफेज। ऑपोजिट पोल्स की तरफ खिंचाव, एनाफेज में। और क्रॉसिंग ओवर का जादू, प्रोफेज 1 में। और लास्ट बुलेट पॉइंट और सबसे बड़ा एग्जाम वार्निंग, इन फेजेस का एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? PMAT, यानी प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज और फाइनली टीलोफेज। शानदार। हमने 15 की 15 स्लाइड सक्सेसफुली डीकोड कर लिए हैं। सच में, जब हम इन सब डिटेल्स को देखते हैं ना, तो ये रियलाइज होता है कि हमारी बॉडी और सेल डिवीजन का